हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम करते दोस्तों बिहार स्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरी में इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक हम सोल्व करते थे। टोटल 11 सेट का हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं इस बुक का, जो आप कवर पेज देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ। इसी बुक का हम कर रहे हैं दोस्तों वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले हमने सेट 4 के सेट 3 तक कंप्लीट किए थे और सेट 4 के पार्ट 2 कवर कर लिए थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका सेट 4 का पार्ट नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, इसको 6 पार्ट में कवर करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको अगर नए स्टूडेंट हो तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, लेकिन अगर पुराने स्टूडेंट हो, लगातार देखते आ रहे हो, आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरह से हमारा जो तरीका है क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का, किस तरह से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साक्षरता दशक सभी के लिए शिक्षा घोषित किया गया था? तो इसका दोस्तों ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 56वें सत्र के दौरान 2003 से 12 की अवधि के दौरान साक्षरता दशक सभी के लिए शिक्षा के रूप में घोषित किया था। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2003 से 12। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आउटसोर्सिंग के संबंध में सही नहीं है? आउटसोर्सिंग दोस्तों ध्यान रखेंगे, आउटसोर्सिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक कंपनी अपने किसी इंटरनल कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके उससे वह काम करवाती है, उसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। इसमें पहले कहते हैं प्राय घरेलू स्तर पर कार्य का स्थानांतरण, ये दोस्तों अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, घरेलू स्तर पे कहते हैं, गलत है। ठीक है, अब देखो दूसरा, नौकरियों को संगठन से विशेषज्ञ फर्म में स्थानांतरित करता है, ये ठीक है। ठेकेदार जो भी काम करते हैं हमेशा देश की सीमाओं से परे अनुबंध करना, ये भी ठीक है। तो इसके संबंध में दोस्तों आउटसोर्सिंग के संबंध में गलत कौन सा है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53, किस वर्ष खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये दिया गया था ऑप्शन सेकंड, 1969 में, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 54, मानक आईएस 1553 1989 डैश से संबंधित है। ये डैश से संबंधित है, आपको बताना है ये किससे संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मानक आईएस 1553 अनुपात कह सकते हैं 979। पुस्तकालय भवनों के डिजाइन में प्राथमिक तत्वों से ये संबंधित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, पुस्तकालय भवन के कह सकते हैं अभिकल्पन से। क्वेश्चन नंबर 55, सब तत्वाधिकार अधिनियम 1957 भारत की धारा 22 डैश से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ये संबंधित है। राइट आंसर होगा भारत की धारा 22 दोस्तों, कुछ कृत्य जो कि स्वत्वाधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वत्वाधिकार अधिनियम 1957 भारत की धारा कुछ कृत्य जो कि स्वत्वाधिकार का उल्लंघन नहीं है डैश, ठीक है, इससे संबंधित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। या कह सकते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, उन कृत्यों से संबंधित है दोस्तों जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी एफ आर बी आर में एफ एफ आर बी आर में समूह वन सत्ता नहीं है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एफ आर बी आर ये इंस्टीट्यूशन का एक समूह है, ग्रुप है, जिसमें कुछ कुछ कह सकते हैं विषय वस्तु शामिल है, जिसके जैसे कि इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें आते हैं जैसे ग्रुप वन में आते हैं दोस्तों एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, आइटम ध्यान रखनी है कौन कौन से आते हैं। एक्सप्रेशन आता है, मैनिफेस्टेशन आता है, आइटम आता है। ठीक है, और वर्क आता है, लेकिन टाइटल इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 57, कौन से प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी में यह क्षमता है कि बिजली के प्रवाह को बंद करने के बाद भी सुरक्षित डाटा को बनाए रखता है? इस मेमोरी को दोस्तों हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो होता है जिसमें डाटा उड़ जाता है। ठीक है, नॉन नॉन मतलब कि डाटा नहीं उड़ेगा। जैसे रिलेट कर सकते हो, जैसे केमिस्ट्री में ट्रिक होती है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में। वोलेटाइल
वो होता है कोई भी मटेरियल, कोई भी लिक्विड जिसके वेपर बन जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं वोलेटाइल, वेपर बनना वोलेटाइल, ठीक है, इस तरह से रिलेट कर सकते हो, मतलब उड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि पानी और नमक का घोल है, उसमें से पानी उड़ जाएगा, धूप में रखोगे, नमक नमक की मात्रा जो साल्ट है दोस्तों वो रह जाएगा, मतलब उसके वेपर बन जाएंगे, वोलेटाइल है वो। नॉन वोलेटाइल जो उड़ेगा नहीं, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप याद करेंगे इसको इस तरह से, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 58, संदर्भ सेवा के सिद्धांत अल्पतम, मध्यम और अधिकतम का वर्णन डैश के द्वारा किया गया है। तो इसका जो वर्णन किया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, सैमुअल राथस्टीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सूचना खोज शोध में सेंस मेकिंग अप्रोच के विकास से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ब्रेंडा डर्बिन और नीलन अनुसंधान की जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्थपूर्ण दृष्टिकोण के विकास से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्रेंडा डर्बिन और, ठीक है, नीलान या नीलन है, एन ये आना चाहिए ऐसे, नीलन, ठीक है, तो आप याद कर लो इसको, कोई बात नहीं, ब्रेंडा डेरविन और नीलन, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 60, पुस्तकालयों का महोत्सव 2023 आजादी का अमृत महोत्सव के डैश का हिस्सा है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन फोर, दूसरे चरण का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्रोतों की प्रमुख विशेषता नहीं है। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। रेफरेंस सोर्सेज का कौन है दोस्तों जो फीचर नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, रेफरेंस सोर्स वो होते हैं दोस्तों, संदर्भ स्रोत हिंदी में बोलते हैं इसको, वो होते हैं जो आपको दोस्तों किसी समरी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और जो सेकेंडरी लिटरेचर के सोर्स है उनको ढूंढने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस सोर्सेज। या सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ, ये सोर्स वो सोर्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और हेल्प करेंगे अदर सोर्स को फाइंड आउट करने में। इसमें कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सी स्रोतों की प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक है। ये सर्कुलेशन दोस्तों परिसंचारी होते हैं, ठीक है, परिसंचारी मतलब कि इनको सर्कुलेट किया जा सकता है। दूसरा, संदर्भ हेतु प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, ये रेफरेंस के लिए कह सकते हैं, यूज करते हैं, ये भी ठीक है। विलक्षण क्रम, सिंगुलर सीक्वेंस होता है, ये भी ठीक है। अपरिसंचारी कहते हैं नॉन सर्कुलेटिंग, दोस्तों ये गलत है, ठीक है, नॉन सर्कुलेटिंग, इसके संबंध में ये गलत है, क्या होता है, सर्कुलेटिंग होते हैं। तो ये अपरिसंचारी ये गलत है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 62, किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली बार जारी किया गया। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली बार जारी किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, 1983 में। क्वेश्चन नंबर 63, पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल फैसेट पब्लिशिंग का लेखक कौन है। इस पुस्तक का दोस्तों लेखक है, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, गाइड टू रेफरेंस मटेरियल, इसके लेखक है ऑप्शन फोर, एजे वोलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा 1994 में सीडी हर्ट द्वारा कथित अच्छी सेवा का घटक नहीं है। अच्छी सेवा का घटक नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे, स्रोत का ज्ञान अच्छी संदर्भ सेवाओं को तत्व नहीं होता दोस्तों, जैसे कि 1994 में सीडी हर्ट द्वारा दावा किया गया है, ठीक है, राइट आंसर होगा स्रोतों का ज्ञान, अकॉर्डिंग टू सीडी हर्ट। क्वेश्चन नंबर 65, डीजी दशमलव वर्गीकरण 19वां संस्करण की तालिका वन मानक उप विभाजनों का अंकन सेवन डैश का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये प्रतिनिधित्व करता है अंकन सेवन अनुक्रमणिकाएं का, अनुक्रम मणिकाएं का, या इसके बोलते हैं इंग्लिश में इंडेक्सिस का, क्या करता है दोस्तों, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। डीडी डीडीसी का जो 19वां संस्करण है, तालिका वन मानक विभाजन का अंकन सेवन क्या प्रतिनिधित्व करता है, इंडेक्सिस का, या कहेंगे हिंदी में अनुकरण मणिकाएं का। क्वेश्चन नंबर 66 टू 70 हमें ये पैसेज पढ़ना है, गंदास को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
तो उसके लिए हम पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछता है क्या होता है जब आलोचनात्मक चिंतन ऐसे स्थान पर प्रकट होता है जो स्वयं को वैज्ञानिक मानता है। तो उसके लिए पढ़ते हैं आलोचनात्मक चिंतन विचारों की वैधता का मूल्यांकन करता है। यह विज्ञान की पहचान और आधारशिला है क्योंकि विज्ञान एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य वास्तविकता के बारे में सच्चे कथन उत्पन्न करना है। विज्ञान के लक्ष्यों को केवल सत्य कहे जाने वाले कथनों के मूल्यांकन में संलग्न होकर झूठे कथनों को हटाकर और सच्चे कथनों को उनके उचित संदर्भों तक सीमित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक उद्यम में इसकी केंद्रीयता वैज्ञानिक लेखों में आलोचनात्मक चिंतन दिए गए विशेषाधिकारों में देखी जा सकती है। जब यह किसी एक स्थान पर प्रकट होता है जो स्वयं को वैज्ञानिक मानता है तो यह प्राय चतुरता के साथ अन्य सभी विचारों पर भी हावी हो जाता है। अब इसके आधार पे आंसर करना है। पहला क्या होता है जब आलोचनात्मक चिंतन ऐसे स्थान पर प्रकट होता है जो स्वयं को वैज्ञानिक मानता है। तो दोस्तों इसमें साफ साफ कहा गया है, देखो, जब यह किसी स्थान पर प्रकट होता है तो जो स्वयं को वैज्ञानिक मानता है तो यह प्राय चतुरता के साथ अन्य सभी विचारों पर हावी हावी हो जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, यह प्राय हावी हो जाता है। ठीक है ना, कह सकते हैं यदि आलोचनात्मक सोच ऐसी स्थान पर प्रकट होती है जो स्वयं को वैज्ञानिक मानता है तो दोस्तों आमतौर पर इस कंडीशन में क्या होगा, आमतौर पर विफल हो जाती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। साथ साथ इसमें ये देखो लाइन अन्य विचारों पर हावी हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, विज्ञान के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें डायरेक्टली आप बता सकते हो। ठीक है, इसमें बात करी है कैसे सच्चे कथनों को उनके उचित संदर्भों तक सीमित करके, ठीक है, उनके उचित संदर्भों तक सीमित करके ही प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की पहचान और आधारशिला है। विज्ञान की जो आधारशिला है दोस्तों ये है यहाँ पे। ठीक है, कैसी आधारशिला है, देखो, आलोचनात्मक चिंतन और विचारों की वैधता का मूल्यांकन करता है और विज्ञान पहचान और आधारशिला है। ठीक है, यही क्या है, आलोचनात्मक चिंतन दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं हम। राइट आंसर होगा ऑप्शन, और यही क्या है, विज्ञान की पहचान और आधारशिला है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। ठीक है ना, ये देखो मैंने पहली लाइन पढ़ी थी, आलोचनात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 69, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है दोस्तों। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं, तथ्यों और साक्ष्यों का विश्लेषण। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, वैज्ञानिक उद्यम में इसकी केंद्रीयता डैश देखी जा सकती है दोस्तों। देखो ये दिया हुआ था, वैज्ञानिक उद्यम में इसकी केंद्रीयता वैज्ञानिक लेखों में आलोचनात्मक चिंतन को दिए गए विशेषाधिकारों में देखी जा सकती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, वैज्ञानिक लेखों में आलोचनात्मक चिंतन को दिए गए विशेषाधिकारों में क्या है दोस्तों, केंद्रीयता, इसकी जो सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, या कह सकते हैं केंद्रीयता देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों के लिए नव प्रवर्तनकारी मध्यस्थ तथा शिक्षा शास्त्रीय अधिगम केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, ये कार्य करता है कौन, विद्यालय का पुस्तकालय। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 72, यदि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विकसित करना है तो पुस्तकालय अध्यक्षों को डैश में दक्ष करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा किसमें दोस्तों, डिजिटल साक्षरता में। पुस्तकालयों अध्यक्षों को डिजिटल साक्षरता में दक्ष मतलब कि एफिशिएंट बनाने की क्या है दोस्तों, आवश्यकता है, यदि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में ऑनलाइन पाठ्यक्रम को विकसित करना है। ठीक है, तो उन्हें ऑनलाइन में दोस्तों विकसित करना है पाठ्यक्रमों को, तो उनको क्या आना चाहिए, डिजिटल। कैसा ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, डिजिटल। डिजिटल उनको ज्ञान होना चाहिए, डिजिटल। ठीक है, डिजिटलाइजेशन का। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे मुद्रित पुस्तकों की बढ़ती उपलब्धता के कारण समर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा मात्र मुद्रित सूचियों के विकास। ठीक है, मात्र मुद्रित सूचियों के विकास, मुद्रित पुस्तकों की बढ़ती उपलब्धता के कारण समर्थन की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, केवल मुद्रित पुस्तकों की बढ़ती उपलब्धता के कारण दोस्तों मुद्रित कैटलॉग के विकास की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुद्रित पुस्तकों के बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि पेपर पुस्तकें मजबूत परीक्षण स्कोर से जुड़ी हुई है, मुद्रित पुस्तकें कम ध्यान भटकाती हैं। ठीक है, किताब छापना आंखों के लिए आसान होता है। तो इस तरह से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों अथवा उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण पर विशेष बल देते हुए अधिगम और सूचना प्रक्रियाओं को प्रबल रूप से प्रभावित करता है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये है दोस्तों राइट आंसर होगा, दैट इज विकासवादी सिद्धांत। क्या कहेंगे इसको? विकासवादी सिद्धांत छात्रों या उपयोगकर्ताओं के परिप्रेक्ष्य पर जोर देकर सीखने और सूचना प्रथाओं को दृढ़ता से प्रभावित करता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे यह संबंधित है वह शिक्षा और संस्कृति के विकास को एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है। ठीक है, और ये क्या है? विकासवादी सिद्धांत। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 75, सामाजिक विज्ञानों और मानविकी के क्षेत्र में शोध को प्राकृतिक विज्ञानों के समतुल्य नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, और बहुत अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे रीजन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में अधिक सुव्यवस्थित है। सुव्यवस्थित मतलब का दोस्तों कह सकते हैं सिस्टमैटिक है। ठीक है ना, जो दोस्तों कह सकते हैं ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, इसने कहा कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस दोस्तों नॉट कंसीडर्ड इक्विवेलेंट नेचुरल, बिकॉज कारण क्या है इसका? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको दिक्कत आती है हिंदी में। तो मेन कारण क्या है दोस्तों? सामाजिक विज्ञान, ये दोनों के दोनों अलग है। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान और नेचुरल साइंस है जो प्राकृतिक विज्ञान, दोनों क्या है? अलग अलग है, और बहुत अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। और जो सिस्टमेटिक कौन सा है? सोशल साइंस। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। सामाजिक विज्ञान दोस्तों क्या है? अधिक सुव्यवस्थित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।